आपने एक टर्म सुना होगा नेपोटिज्म। एक बहुत ही ऐसा वर्ड है जहाँ पर आके ना लोगों की सुई अटक गई है। फॉरेन में देखिए कि वहाँ पे 18 ईयर्स के बाद में बच्चों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। फिर वो उनका करियर, उनकी रिलेशनशिप, उनकी लाइफ, उनके एक्सपेंसेस वो खुद ही मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ हमारी ऑलरेडी थी और ये चीज़ हमसे वही लोग लेके चले गए। तो सर, अगर इफ़ समवन वांट्स टू बी अ पॉलिटिशियन नाउ, क्योंकि अब तो कंपटीशन है, एक सिंपल सी एक हैबिट, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी लोग देख रहे होंगे। इनफैक्ट मुझे कभी ऐसा शौक नहीं रहा पॉलिटिक्स में आने का, बट अगर कोई ऐसे लोग हों जो आना चाहते हैं, जो यूथ है, क्योंकि यूथ के पास ऑप्शंस बहुत हैं, पर पॉलिटिक्स एक ऐसा करियर, तो यही कल्चर और संस्कृति आपको हमेशा से, मतलब बचपन में जब आप खाना भी खाते थे या घर में बैठते थे, आई एम श्योर कि बड़ी डाइनिंग टेबल पे बहुत ही प्रॉपरली एकदम सब चीज़ें सही से रहती होंगी, बट कल्चर और संस्कृति आपको हमेशा से फीड इन की गई वहाँ पे। हेलो, वेलकम यू ऑल टू ब्रो टॉक्स। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम लोग लेगेसी की बात करने वाले हैं। लेगेसी से मेरा मतलब है, हर कोई लेगेसी में कुछ ना कुछ लेके आता है। कोई पैसा, कोई पावर, कोई ज़मीन, कोई जायदाद। आज हमारे साथ जो शख्सियत ब्रो टॉक्स पे आए हैं, वो लेगेसी में इन सब के परे अपना एक्सपीरियंस, अपना माइंडसेट, अपना बिजनेस एक्यूमेन और पावर को चलाने का तरीका लेके आ रहे हैं। आज हमारे साथ जो ब्रो टॉक्स में जुड़े हैं, वो यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं और तमाम चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जो मे भी आपकी और हमारी नज़र से दूर हो जाती है। 5 बार की सिटिंग MLA, उससे साथ में कैबिनेट का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ में IT मिनिस्टर, SME मिनिस्टर और ना जाने क्या क्या। उसके साथ में वो कोई आम फैमिली से नहीं आते, उनके पीछे बहुत बड़ी लेगेसी है, बट उस लेगेसी से पार पाके उन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई है। मैं वेलकम करना चाहता हूं ब्रो टॉक्स में श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। सर, शानदार प्राकृतिक वातावरण में और हमको खुद को भी पहली बार ऐसा एनवायरनमेंट मिला है शूट करने के लिए। इससे पहले हमने हमेशा स्टूडियो में या फिर एक कन्फाइंड रूम के अंदर शूट किया है, तो हमको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे शूट करके। आई एम श्योर कि हम लोग ऐसी कन्वर्सेशन निकालेंगे कि ना सिर्फ वो आपके जीवन की जीवनी हमको सीखने को मिलेगी, बाकी तमाम लोग जो हमें देख रहे होंगे उनको ये काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सर, मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी जर्नी से। जर्नी का मेरा मतलब ये हुआ कि आपने जो आपकी शुरुआत थी वो मूल रूप से जावत से ही हुई, या आपने जैसा बताया था कि आप दिल्ली में भी काफ़ी टाइम तक रहे हैं, आपने आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, एजुकेशन की वहाँ से, तो क्या क्या पहलू थे बचपन की यादों के? सन 1972 तक 14 साल का मैं था, तब तक मैं जावद में था। उसके पहले 2-3 साल भोपाल भी रहा। 10-11 साल की उम्र में 2 साल भोपाल भी रहा। उसके बाद दिल्ली चले गए हम, पिताजी सांसद बन गए थे, तो दिल्ली में ही ग्रेजुएशन भी करी, 12th भी की। 12th के बाद फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन हुआ, इमरजेंसी लग गई, सेकेंड ईयर नाइट शिफ्ट कॉलेज कर लिया, क्योंकि पिताजी अकेले फैमिली में अर्निंग मेंबर थे। सांसद होने के बावजूद इमरजेंसी में जेल चले गए। सांसद को उस समय 750 रुपये महीने की तनख्वाह होती थी। अच्छा, 1972 में। तो जब वो जेल चले गए तो व्यवहारिक बात है, सब जितने भी कर्मचारी हमारे थे उन सबको भी इमरजेंसी में बंद कर दिया। तो इमरजेंसी ने मुझे एंटरप्रेन्योर बना दिया। अच्छा। क्योंकि एवरी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये सिखा दिया, और उसी कारण मैं कभी भी जीवन में किसी चैलेंज से घबराता नहीं और उसको अपॉर्चुनिटी मानकर काम शुरू कर देता। तो फेलियर को या चैलेंज को, ऑब्स्टिकल को, हर्डल को आपने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और आप खुद घर के अर्निंग मेंबर बनने का आपने किया। तो सर, जैसे आपने कहा कि आपके पापा जो हैं वो CM रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, दिल्ली में आप इतने टाइम तक रहे, तो सर ऐसी क्या चीज़ थी जो दिल्ली में बचपन की आपकी कोई याद हो? जैसे जावद में आप 14 साल तक रहे, तो ऐसी क्या चीज़ें थी? क्योंकि आई एम श्योर कि आपके पापा जब सांसद रहे होंगे तो उससे पहले भी वो पॉलिटिक्स में ही होंगे। पहले तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, सांसद होने के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो आपका बचपन बहुत कई शहरों में गुजरा। कई शहरों में, और नॉर्मल बचपन था या फिर एक होता है ना, एक प्रिविलेज के साथ एक बचपन? नहीं,
देखिए उस ज़माने में ये प्रिविलेज नहीं होते थे। उस ज़माने की राजनीति भी शुद्ध प्योर सेवा की राजनीति होती थी। उस समय कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रिविलेज नहीं था। और उसका तो जीता जागता उदाहरण कि वो मुख्यमंत्री के बाद भी साइकिल में घूमते हुए कई बार क्षेत्र में घूमे। तो आप उससे सादगीपन, जीवन शैली, और जैसा कोई भी आदमी, हर आदमी के जीवन में उसके पिताजी या कोई और आइडियल के रूप में काम करता है। तो हमें, हमारा आइडियल हमारे पिताजी थे। तो हमें उतनी सादगी और उतनी स्पष्टवादिता और उतनी विश्वसनीयता जीवन में मिल गई। सर, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये बहुत करेक्ट बात है कि हर एक लड़के का या हर एक लड़की का ड्रीम एक टाइम तक उससे पापा की तरह बनना ही होता है, क्योंकि हम लोग उनसे पूरी लाइफ सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस भी हमको उनसे ही आते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर थे, सीएम थे, तो आपको बचपन में उनके साथ टाइम मिला या फिर एक आपने उनसे केवल दूर से ही चीज़ें सीखी? देखिए उस ज़माने में सामान्य कोई भी व्यक्ति अपने पिताजी से 1 to 1 चर्चा बहुत कम लोग कर पाते थे। वो तो सर आज भी इशू है। नहीं, आज इतना इशू नहीं, आज उल्टा इशू है। माँ बाप को सोचना पड़ता है बच्चे से बात करने आज उल्टा है। तो उस समय हमें बहुत गरिमा में रह के बहुत दूरी से बात करनी पड़ती थी। थ्रू मदर बातें होती थी कई बार, और डे टू डे उनके कभी मीटिंग कक्ष में, उनके कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना संभव ही नहीं था। अच्छा, तो वो जो उनका वर्क प्लेस था उससे आप बिल्कुल उस टाइम तक बिल्कुल दूर थे, कट ऑफ? नहीं, वो बाद में मैं इंडिपेंडेंट हो गया, पिताजी मुख्यमंत्री बने तो भी मैं कभी नहीं आया। अच्छा। मध्य प्रदेश में ही नहीं आया, साल में 1 या 2 बार आए तो बात अलग है। लेकिन कभी भी हमारा पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं था। अच्छा। बचपन में ही ये बात साफ समझ में आ गई थी कि बरगद के नीचे बरगद नहीं होता है। तो अगर मैं अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगा तो कभी भी जीवन में कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं रहूंगा। वाओ, दैट्स अ नोबल थॉट कि आपने जो बोला कि बरगद के नीचे कभी भी, मतलब आपका, अगर मैं उसको केवल डिस्क्राइब करूँ छोटी छोटी चीज़ों में, तो अगर कोई बहुत बड़ा वट वृक्ष है तो उसके नीचे कोई भी अगर पौधा लगेगा तो हमेशा उसकी छाया में रहेगा, वो खुद नहीं बन पाएगा कुछ। और एंटरप्रेन्योर भी हम इसीलिए बने कि इमरजेंसी ने चैलेंज दिया, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। करेक्ट। तो सर, जैसे आपने कहा, जैसे हम नॉर्मल घरों में देखते हैं, एक हमारी इन जनरल हमारी एक विचार होता है, हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है कि हम तो भाई मिडिल क्लास हैं, हम तो भाई लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास भी हैं। तो यहाँ पर भी हमारे साथ भी वही होता है कि मम्मी के थ्रू ही पापा को अगर कुछ भी हमको बोलना होता है तो मम्मी के थ्रू ही जाना होता है। तो आपका आपकी मम्मी के साथ, अभी आपकी मम्मी है? नहीं है। अच्छा, तो आपका उनके साथ कैसा रहा हमेशा? बहुत अच्छा व्यवहार रहा, पूरी गाइडेंस, इमरजेंसी में पूरा संभालना, परिवार को, सभी को संभालना। हम 6 भाई बहन थे, सभी छोटे थे, सभी बिलो 18 ईयर्स थे। संभाला, तैयार किया, और उन्हीं के संस्कार हैं कि आज हम आत्मनिर्भरता की और ऐसी स्थिति में है कि दुनिया की किसी भी चीज़ पे का बेसिक नॉलेज हमारे पास जरूर होगा। ओके। और वो उसी टाइम से आपकी मम्मी ने आपको टीचिंग दे के, सिखा के, समझा के तैयार कर दिया। तो आपने कहा जैसे आपके 6 भाई बहन और हैं, आपको 6 हम कुल हैं। 6 आप कुल हैं। तो और भी कोई आपके अलावा राजनीति में है अभी? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। ओके। और सर, आपने जैसे बोला कि दिल्ली में आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी थी, तो मैंने हमारी रिसर्च में, हमारी स्टडी में एक चीज़ देखी कि काफ़ी कम एक हमारा एक नोशन होता है कि पॉलिटिशियन है तो मे बी पॉलिटिशियन बनने के लिए स्टडीज़ की, एजुकेशन की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी ज़्यादा ग्राउंड वर्क की होती है। बट हमारी रिसर्च ने ये बताया कि आप ऑलरेडी काफ़ी एजुकेटेड भी हैं। तो आपके एजुकेशन का जो स्टार्टिंग था? देखिए, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के,
सेकेंड ईयर नाइट शिफ्ट कॉलेज में चला गया, डीएवी कॉलेज में, जहाँ नाइट शिफ्ट में हमें डॉक्टर भाई महावीर, विजय कुमार मल्होत्रा, पारा सर जो हिमाचल के सांसद थे, अच्छा। ये लोग भी सांसद होते हुए भी वहाँ पढ़ाने आते थे, क्योंकि राजनीति वाज नॉट फुल टाइम जॉब एट दैट टाइम। ओके। और दूसरी बात, एक सेवा भाव से राजनीति में आते थे, तो वो अपनी आमदनी का और परिवार की व्यवस्था के लिए खुद काम करते थे अलग अलग, और राजनीति शुद्ध रूप से सेवा का काम था। तो वही हमने सीखा। नाइट शिफ्ट में मैंने ग्रेजुएशन किया, कुछ समय गए कॉलेज, कुछ समय नहीं जा पाए। व्यापार, नोएडा का फर्स्ट एंटरप्रेन्योर था। नोएडा की शुरुआत, मेरी पहली फैक्ट्री थी, उससे नोएडा की शुरुआत हुई। आज एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और उसके बाद 77 से इंटरनेशनल ट्रेवल शुरू कर दी, क्योंकि 77 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन गए थे, और हमारी पुरानी 74 से 73 से मित्रता थी एक अटल जी से, क्योंकि पिताजी के साथ, पिताजी का आना जाना था, और बच्चों जैसे जब जरूरत होती, चलो भाई आज कहीं घुमा लाओ, चाट पकौड़े खाने चले चलो, उनको शौक था। तो गिने चुने लोग होते थे तो बुला लेते थे, हम जाते थे। हम, वो एक शौक था, वो शौक। तो उस टाइम पे अटल जी जब 73-74 में वो भी किसी पोजीशन पे थे या सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे सांसद थे? तो आपने जैसे बोला कि आप उनके साथ हमेशा चाट पकौड़े जाने, तो तब से उन्होंने आपको ऐसी कोई सीख दी हो कि बहुत विषयों पे चर्चा होती थी। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलता था। जब हमने ग्रेजुएशन की तो हमें अंग्रेजी ना पढ़ने की एडवाइस दी थी। भारतीयता पे, संस्कृति पे बहुत ज़्यादा जोर था। तो हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। तो 77 में मैं जो काम करता था प्लास्टिक का, तो अटल जी घर आए मिलने किसी पिताजी के साथ। तो उन्होंने कहा, भाई तुम लंदन क्यों नहीं गए, वहाँ एग्जीबिशन है प्लास्टिक की। तो मैंने कहा अंग्रेजी आती नहीं। तो उन्होंने तुरंत उनके स्पेशल असिस्टेंट शिव कुमार होते थे उस जमाने में, जितने भी पुराने लोग ये सब जानते हैं, उनके साथ 30-35 साल रहे। अच्छा। तो उनको बोला भैया इनको रेपिटेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मंगा के दो। अच्छा। और उससे कन्वर्ट करो, जैसे आज मोबाइल के ट्रांसलेशन से चलते हैं, ट्रांसलेशन हम कुछ भी लिखते हैं और वो ट्रांसलेट होके आ जाता है। तो वो बुक मंगा के दी, और उससे हमने इंटरनेशनल ट्रेवल किया। उसके बाद वो आदत डाल दी कि जीवन की एक फिक्स आमदनी का हिस्सा इंटरनेशनल ट्रेवल में लगाकर हमने दुनिया के हर सब्जेक्ट को दुनिया के बेस्ट शहर से सीखने का प्रयास किया। वाह। तो सर आपने जैसे बोला कि आप 1977 से पूरा दुनिया घूम रहे हैं। कितनी कंट्रीज ट्रेवल की सर आपने? 40 कंट्री कर चुका हूँ। अच्छा। और अगर हर एक कंट्री से, जैसे आपने बोला कि अगर आज जैसे यूथ है, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि अगर हम कोई किसी कंट्री में जा रहे हैं तो पहला हमारा मोटिव ये होता है कि हम वहाँ जाके स्टोरीज पोस्ट करेंगे, ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाएंगे, और आसपास के लोगों में बस ये दिखाएंगे कि भाई हम लोग के पास अब थोड़ा सा आ गया है, हम दुनिया घूम रहे हैं। सीखने वाली बात सिर्फ थोड़ी सी अब कम रहती है, क्योंकि सीखना तो फ़ोन से भी हो जाता है। उस टाइम पे कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? देखिए बहुत सिंपल बात है। शो ऑफ उस जमाने में, और कम से कम संघ आधारित परिवारों के जीवन शैली में होता ही नहीं था। अच्छा। सब्जेक्ट ही नहीं था शो ऑफ। करेक्ट। ठीक है। दूसरा विषय, दुनिया में उस समय मोबाइल नाम की चीज नहीं थी। करेक्ट। तो अगर आप टेलीकॉम भी क्रॉस बार एक्सचेंज भी 77 में पहली बार ब्रजलाल वर्मा कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे तब आया। अच्छा। वरना आपको कॉल ऑपरेटर के थ्रू एसटीडी लेनी पड़ती थी। क्रॉस बार के बाद ट्रंक कॉल जिसको बोलते थे। करेक्ट। तो ये सब चीजें थी ही नहीं। उस समय व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से नॉलेज की प्राप्ति का खेल होता था कि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा ज्ञान आपका बढ़ेगा। करेक्ट। और हमने हर देश में, चूंकि संघ परिवार से जुड़े थे, तो संघ का विदेश विभाग हमें हर देश के कनेक्ट देता था।
और उन कनेक्ट के माध्यम से हमने अपना परिचय बढ़ाया। और परिचय बढ़ाने के साथ साथ हमारे को फिर ये समझ में आ गया कि दुनिया में सबसे महंगी और सबसे बड़ी चीज है वो है नॉलेज, ज्ञान। पैसा तो कई लोग कमाते हैं, पैसा कभी भी सिक्योर्ड सेफ कलेक्शन का पॉइंट नहीं होता है। करेक्ट। ज्ञान कभी भी कोई चुरा नहीं सकता और ज्ञान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। पैसे तो फिर भी अगर मेरे पास करोड़ों रुपए भी हो जाएंगे तो एक तो टाइम आएगा कि जब वो खाली होंगे, अगर मेरे पास दिमाग नहीं होगा तो आपका एक ये सबसे बड़ी लर्निंग है, ये कह सकते हैं हम लोग कि आपने इतना ज्ञान बटोर लिया कि अब पैसे की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। ओके। पर सर आपने जैसा बोला हम लोग का जो पॉडकास्ट है मेजरली हम लोग यही मोटो रखते हैं कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाएँ। अब आपने जो पैसे की बात बोली इसमें मुझे एक चीज़ आई कि आप जब आपने बिजनेस शुरू किया नोएडा से तब आप यंग एंटरप्रेन्योर थे, आपकी 18, 19, 20 की करीब 17 यू आर नियरली 17 विच इज़ वेरी लो। तो सर आपने 17 की एज में, जब हम 17-18 के थे, अभी मैं खुद भी बहुत बड़ा नहीं हूँ और जितने लोग हमें देख रहे होंगे इतने बड़े नहीं होंगे वो, तो सर एक टाइम पे तो एस्पिरेशन होती है कि मुझे बड़ी कार्स लेनी है, मैं ब्रांड से नाम नहीं ले सकता, वरना मर्सिडीज़ लेनी है, फरारी लेनी है, या फिर काफ़ी सारा हमको पैसा चाहिए। तो उस टाइम पर तो सर कहीं ना कहीं ये मोटो होगा। देखिए उस समय पैसे का वो आध्यात्मिक युग था, आर्थिक युग नहीं था। ओके। पहली लाइन। करेक्ट। दूसरी लाइन मैंने पहले भी बोला, दिखावा नहीं था। तीसरी लाइन जरूरत आधारित चीजें आती थी। मेरे पास 72 में स्कूटर आ गया था, वेस्पा। ओके। मुझे आज भी याद है 2400 कुछ रुपए में आना था। 1000 रुपया मेरी पॉकेट मनी का इकट्ठा था, 1000 रुपया पिताजी ने दिया और खरीद लिया स्कूटर। ओके। और मुझे आज भी याद है 75 पैसा पर लीटर पेट्रोल आता था उस समय। 75 पैसे, पूरे 1 रुपए भी नहीं। ये 1972 का है। हाँ, 74 के आसपास की बात है। और जब वो एक बार बढ़ के 75 पैसे से 1.25 रुपया हुआ, तो वो स्थिति थी कि भैया स्कूटर बंद। 2 महीने स्कूटर की चाबी पिताजी ने लॉकर में रख दी कि भैया इतना महंगा पेट्रोल उड़ाने का अधिकार नहीं है। तो जीवन शैली और जीवन परिस्थितियों के अनुरूप कैसे चले ये सीख थी। मितव्ययिता थी। उस जमाने में रुपया कमाते हो तो 4 आना खर्च करने का अधिकार होता था, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब सेविंग्स का दौर था वो, कि अगर आप 1 कमा रहे हैं तो आप 50 पैसे पहले सेविंग में रख देंगे और 50 पैसे आप यूज़ करेंगे आपकी नेसेसिटी, बेसिक एक्सपेंसेस पे, और उसमें कुछ बच गया तो फिर वो हमारे कुछ शौक पानी अगर पूरे अगर करने हैं, किसी को घूमना है, फिरना है, कुछ खाना है, पीना है, तो वहाँ पे कर सकता है वो। ठीक, बिल्कुल सही आप समझे। करेक्ट। इसके अलावा सर आपने बोला कि नोएडा के जो इंडस्ट्रियल एरिया थी उसकी शुरुआत आपकी फैक्ट्री से हुई। तो स्टार्टिंग में रिसोर्सेज आपको जब इकट्ठी करनी होगी फैक्ट्री के लिए, चाहे वो लैंड हो गया, चाहे बाकी रॉ मटेरियल हो गया, जो भी रिसोर्सेज हो गई, वो सब आपने उस टाइम पर, जबकि आपने बोला कि कट ऑफ था, हम किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, हम अभी तो क्या होता है अगर मुझे कहीं फैक्ट्री खोलनी है तो मैं 10 लोग को कॉल कर सकता हूँ, इंटरनेट पर सर्च कर सकता हूँ। उस टाइम पे इंटरनेट, कॉलिंग, नथिंग वाज देयर। हाउ यू मैनेज्ड टू सेट अप फ्रॉम योर ओन? देखो, मजबूरियाँ सब कुछ सिखा देती है। ओके। और सबसे बड़ा गाइड समाज होता है। 50,000 रुपया मेरे पास इकट्ठा हो चुका था, कुछ पिताजी के अकाउंट में पड़ा था, 2 लाख रुपए का पहला मेरा लोन हुआ था केनरा बैंक का। बैंक मेरा आज भी वही है जो उस जमाने में था। 2.5 लाख रुपए से फैक्ट्री शुरू हो गई, 3 लाख रुपए से। फिर समय और ज़रूरत के मुताबिक ग्रो करती गई, मल्टीप्लाई करती गई। इंडस्ट्री का तो नियम है कि अगर आपने मितव्ययिता से काम शुरू किया तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। मितव्ययिता सर अगर आप उसको कंजूसी, अच्छा कंजूसी के साथ, या सीमित दिखावा, कि अगर एक्सपेंडिचर लिमिटेड रहेंगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा। प्रॉफिट ज़्यादा बचा तो ग्रो करने का ज़्यादा गुंजाइश हुई। करेक्ट। सर ये आजकल हमारे साथ एक इशू होता है,
हम लोग से हमारे एक्सपेंसेस पर्सनली मैनेज नहीं होते। तो फैक्ट्री के अगर एक्सपेंसेस मैनेज करने की बात है तो वो कंजूसी जो थी वो सिर्फ इसलिए थी, कंजूसी भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, एक मितव्ययिता शब्द बोला मैंने। करेक्ट, इकोनॉमिक स्केल ऑफ ऑपरेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जहाँ जरूरत है वहीं खर्च। तो अगर ये हम पर्सनल लाइफ में भी अगर हम लोग ये चीज़ तो आज भी मेंटेन करता हूँ। वो तो सर मैंने ये चीज़ तो मैंने देखी है कि मैं जब जितनी बार भी आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे मिला, मुझे हमेशा आप में काफ़ी एक लिमिटलेस बट एसेंशियलिटी हमेशा दिखी कि आपने उन चीज़ों का ही हमेशा यूज़ किया जो यूज़फुल है, ऐसी चीज़ें नहीं जो फ्लैशी है या फिर आजकल रहता है ना फ्लैक्सिंग एक कल्चर होता है, वो है ही नहीं, जीवन में दिखावा नहीं है। ओके और सर इसलिए सर आप इतने लंबा आपका करियर स्पैन भी कि 5 बार एमएलए बनना, इट्स रियल। मतलब उसमें आपने क्या, अगर आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी कि आपने वहाँ पे एक्सपेंडिचर को बचाया, हाउ यू मैनेज टू सस्टेन योर आई वुड से पावर इतना लॉन्ग उसमें? देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत साधारण से, कम दुश्मनी करो। ओके किसी की परिस्थिति और उसकी मजबूरी के कारण वो कभी कुछ गलत भी बोल दे, विरोध भी कर ले, तो उसको भूलना सीखो। केवल अच्छी बातें याद रखो, बाकी भूल जाओ, तो आपकी दुश्मनियाँ कम होती है। राजनीति में दुश्मनियाँ अगर नहीं है तो आपको रोक ले। मुझे आज भी याद है जब मेरी चौथी बार का चुनाव था, कई करोड़ रुपए लग गए सट्टा बाजार में कि आज तक कोई भी इधर लगातार 4 बार नहीं जीता। करेक्ट, एक ही सीट से करेक्ट। तो ये भी नहीं जीत पाएंगे, एक इम्प्रेशन था। चौथा भी पार किया, 5वीं राइड भी मारी। तो सर अब यहाँ से जर्नी कहाँ है, मतलब अब क्योंकि एक होता है सर, आपने एक टर्म सुना होगा नेपोटिज्म, एक बहुत ही ऐसा वर्ड है जहाँ पर आके ना लोगों की सुई अटक गई है। मेरा मानना उसको लेकर ये है कि अगर मेरे घर वालों ने कोई चीज़ बिल्ड करी है, तो अगर मैं उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ सही तरीके से, तो मुझे वो चीज़ नेपोटिज्म नहीं लगती है। क्योंकि नेपोटिज्म एक क्या है ना कि गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। अगर मेरे किसी बड़े ने इतनी मेहनत की है, इतना काम करा है, इतना नाम बनाया है, और वो किसी भी फील्ड में आकर अगर उसको एक कहते हैं ना कि स्टार्ट मिल रहा है, क्योंकि आगे तो तभी चलेगा जब मुझ में पोटेंशियल होगा। तो सर आपके साथ भी वो चीज़ रही कि आप आए इतनी बड़ी लेगेसी से, और खुद की लेगेसी बनाना। विरासत जो मुझे मिली उसी ने मुझे शुरू में खड़ा किया। करेक्ट। और जितना विरोध हुआ उतना अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल के अचीवमेंट पाया। करेक्ट। तो सर आपके साथ हमेशा एक टैग रहा कि ये तो बड़े हिसाब के बेटे हैं, तो इनको बेसिक चीज़ें कैसे पता होगी। जैसे अभी अगर आपसे हम कभी भी बात करें तो हम काफ़ी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि आपको बेसिक सब चीज़ें पता है, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करी आपके करियर को शेप करने में? बिल्कुल करी। देखिए मैं एक बात और बताता हूँ, जीवन जीने का तरीका पहले शिक्षा का बेस वो होता था। अंग्रेजों ने जीवन जीने का तरीका शिक्षा से हटा के सिर्फ जो बोला उतना याद करके उतने नंबर से आप नौकर बनने के लिए पढ़ाई करो। अब किसी से भी पूछो वही बोलता है अच्छी बड़ी पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनना है, नौकरी करनी है। भारत का कल्चर वो नहीं था। ये बात हमारे को बचपन में परिवार के संस्कारों में सिखा दी गई। ओके। जब ये सिखा दी तो जीवन का ज्ञान या जीवन जीने की कला या जीवन में कुछ भी सफलता पाने की कला सब एक ही है। ओके। चाहे वो राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वकालत हो, चाहे कोई भी चीज हो, जीवन के बेसिक जीने के तरीके कॉमन है। तो वो जो ज्ञान हमने लिया, चाहे एंटरप्रेन्योर के रूप में इंडिपेंडेंट खड़े हुए, अपनी डिसीजन लेने की क्षमता 17 वर्ष में हो गई, जो कि आज के 35 साल के बच्चों में भी 90% में नहीं होती है। करेक्ट। तो मैं तो आजकल बहुत स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ माँ बाप को, 18 साल के बाद बच्चों को पैसा देना बंद करो, उसे भटकने दो। 2-3 साल में भटक के शादी के पहले वो आत्मनिर्भर हो गया,
अपने आप कमाना सीख गया, पैसे की कीमत समझ गया, तो जीवन की वैल्यू भी सीख लेगा। जीवन की वैल्यू अपना हार्ड अर्न पैसा जब कमाता है, पसीना बहाता है, तब सीख पाता है। तो सर आपने ये जो चीज़ बोली 18 ईयर्स वाली, ये इंडिया में तो कॉमन नहीं है, पर मैंने जितना बुक्स पढ़े हैं या फिर जितने लोगों से मेरे एक्सपीरियंस एक्सचेंज हुए, तो ये चीज़ मैंने फॉरेन में देखी कि वहाँ पे 18 ईयर्स के बाद में बच्चों को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। फिर वो उनका करियर, उनकी रिलेशनशिप, उनकी लाइफ, उनके एक्सपेंसेस वो खुद ही मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ हमारी ऑलरेडी थी और ये चीज़ हमसे वही लोग लेके चले गए। देखिए, पहले गुरुकुल में क्या होता था, उससे काम कराया जाता था। अब क्या है, बाल श्रमिक का एक नाम देके अंग्रेजों ने उससे हमें दूर करा। गुरुकुल में क्या था, 4 घंटे काम कराते थे, तो जीवन जीने की कला सीखते थे। करेक्ट। शिक्षा का तो अक्षर और वो ज्ञान है। उसके बाद जो विश्वविद्यालय वो अलग पैटर्न पे थे, वो भी। तो वहाँ क्यों हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है भिक्षा देही, भिक्षाम देही जो एक, क्यों? ताकि हम खुद सीख पाए कि कैसे अपनी रोटी कमाई जाए। आपको झुकना, आपको उस चीज का महत्व समझना वो बचपन से आ जाता है। और वो सीख लिया, झुकना सीख लिया, तो जीवन में, मैं तो कई बार कहता हूँ, जिंदा आदमी झुकता है, लाश अकड़ती है। करेक्ट। तो लाश नहीं बनना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर ये चीज़ एक होती है, बहुत कॉमन होती है कि जब जो भी पॉलिटिक्स में होते हैं तो उनको वैसे भी एक आदत रहता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी सरल और काफ़ी विनम्र रहता है। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि केवल पॉलिटिक्स के भी आगे अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो जितना झुका हुआ पेड़ रहेगा, मुझे लगता है उसका बिजनेस उतना ज़्यादा फैलेगा। यस, कोई शंका ही नहीं है। करेक्ट। कोई शंका ही नहीं। मैंने क्या बोला, जीवन के नियम वही है, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी चीज हो, नौकरी हो, जीवन के नियम वही रहेंगे। बेसिक फंडामेंटल नियम का पालन है। तो सर अगर हम सिर्फ सक्सेस की बात करें तो आज हमारे लिए सक्सेस और अचीवमेंट ये होती है, मैंने पहले भी काफ़ी बार हमारे शोज़ में कहा है कि हमारे लिए अब सक्सेस के पैरामीटर ही बदल गए। अगर हमने कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली वो सक्सेस है, बड़ा घर बना लिया वो सक्सेस है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिए, कुछ नया महंगा खरीद लिया वो सक्सेस है। आपके लिए सक्सेस का महत्व क्या है या मूल क्या है? सुख, शांति, समृद्धि। ओके। हमें तो आज भी याद है, हमारे बुजुर्गों ने जब भी हमने किसी भी विशेष आयोजन पे प्रणाम किया तो शॉर्ट हुआ, शॉर्ट में बोलना तो शब्द आता था सुखी रहो। आपके ज़माने में या आपको कोई आशीर्वाद देता हो कि भैया खूब पैसा कमाओ, मुझे ध्यान नहीं है। करेक्ट। तो बिना सुख और शांति का पैसा किसी काम का नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो सुख शांति के साथ समृद्धि उपयोगी है। हर धर्म में सिखाया गया है कि पैसा कमाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कमाने के साथ उसका उपयोग कैसा है वो भी जिम्मेदारी है। ओके। अभी सिर्फ एक चीज याद रह गई लोगों को, पैसा इकट्ठा करना, कमाना शब्द नहीं कहूंगा, इकट्ठा करना। करेक्ट करेक्ट। अंतर समझ। कि लोग ये बोलते हैं, अब हमको भी जो हमारे बड़े हैं वो यही कहते हैं कि पैसे को इकट्ठा करो, इंस्टेड ये होना चाहिए कि पैसे को कमाना सीखो। कमाना और उसका उपयोग करना भी सीखो। कमाने से ज्यादा उपयोग करना आना चाहिए। करेक्ट। पैसा तो कई लोग कमाते हैं, करेक्ट। कईयों को उपयोग करना नहीं आता है। करेक्ट। पैसा किस लिए कमाया जाता है? अपना पेट पालने के लिए नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य पूर्ति के लिए समय रहते हुए आपके उद्देश्य की पूर्ति। ओके। उद्देश्य मतलब आपका जो अल्टीमेट, जो भी अल्टीमेट आपका एम है। ओके। पैसा पेट पालने के लिए ना उस जमाने में कोई कमाता था ना आज कोई कमाता है। ओके। तो सर वो अल्टीमेट जो गोल है, अभी क्या होता है ना कि हम सब लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, हम सब के पास इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं कि आप अपना अल्टीमेट गोल ढूंढो, अल्टीमेट एम ढूंढो,
पर वो कैसे पता चले कि अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल होता क्या है? सिंपल बात, फोकस योर लाइफ स्टाइल, जो मन करे उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ो। ओके। मैंने अभी 100 बच्चों की माइंड मैपिंग करवाई है। माइंड मैपिंग, दैट्स अ न्यू टर्म सर, बताइए आप। माइंड मैपिंग के बाद 25 बच्चे उसमें से निकाले जावत के सरकारी स्कूलों के। उसमें से 2 का वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम आ गया अभी 4 महीने में। उनके सिर्फ कंसंट्रेशन ऑन एनीथिंग पे। ओके। तो आपका फोकस होना चाहिए लाइफ में। एक पूरी दुनिया में भारतीयों के बारे में कहते हैं ही इज ए गुड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग ब्रेन। ओके। बट वेन एवर सुपर परफेक्शन की बात आती है, इंडियन अटक जाता है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे ये हो, तो वो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ जो है वो 80-90% तक आसानी से ले जाएगी। उसके बाद तो सुपर फोकस चाहिए। चाहे वो परीक्षा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, आपके व्यापार हो। करेक्ट। व्यापार में भी आप नॉर्मल व्यापार कमा रहे हो, बट आप क्यों नहीं आज तक न्यूज चैनल बन पाए? आज क्यों नहीं आप एनडीटीवी बन पाए? आज एक आदमी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया, आप क्यों नहीं बन पाए? उनने तो आपसे भी बहुत कम चीजों से अपने जीवन की शुरुआत करी। करेक्ट। तो वो अंतर ये है कि उनने अपनी लाइफ का फोकस बिल्कुल पॉइंटेड रखा। करेक्ट। दे हैव अर्जुन की आंख। ओके। अल्टीमेट गोल इस तरह, अल्टीमेट पाथ। करेक्ट। आपकी जर्नी वहां तक कितने कम समय में करो, उसी के लिए आप शिक्षा लेते हो, उसी के लिए आप अपने कल्चर और उसकी बात करते हो। करेक्ट। सर, आपने अभी जो एक टर्म बोला कल्चर एंड संस्कृति, तो यही कल्चर और संस्कृति आपको हमेशा से, मतलब बचपन में जब आप खाना भी खाते थे या घर में बैठते थे, आई एम श्योर कि बड़ी डाइनिंग टेबल पे बहुत ही प्रॉपरली एकदम सब चीज़ें सही से रहती होंगी, बट कल्चर और संस्कृति आपको हमेशा से फीड इन की गई वहाँ पर ही? बिल्कुल फीड इन की गई। देखिए, कैन यू इमेजिन, पिताजी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री रहे, हमने सभी भाई बहनों ने किताबें बांटी, कपड़े शेयर किए, कई चीजें शेयर करी। आज करते क्या? आज की पीढ़ी शेयर करना नहीं जानती है, वो सिर्फ एक्वायर करना सीखी है। करेक्ट। मैं प्राप्त कर लूं, और प्राप्त करने के बाद उसका महत्व खत्म हो जाता है, क्रेज होता है एक्वायर करने का। और एक्वायर का क्रेज जिस दिन खत्म होता है, उस दिन उसकी क्षणिक खुशी क्षण भर में वापस गायब। करेक्ट। कि आपको एक्वायर हो गई तो वो जो खुशी गोल पाने की थी वो तो उसी दिन खत्म। तो वापस। तो सर, इससे एक चीज़ है, एक बहुत प्यारी शायरी है इस पे, कि कुछ चीज़ें हमेशा लाइफ में छूटी रहने दो, क्योंकि अगर मिल जाएंगी तो उनका महत्व ही नहीं रहेगा, और बांटते रहोगे तो हमेशा खुशी मिलती रहेगी। बांटने से ही खुशी मिलती है। अभी एक प्रयोग किया हमने अपने लाइफ में। 2 साल पहले एक संत से मुलाकात हुई। यार, बच्चों से सेवा भाव गायब हो रहा है। टू सर्व देयर नेशन, टू सर्व देयर पेरेंट्स, टू सर्व एनीवन, टू सर्व देयर नियरेस्ट वन। ओके। बात तो सही है। सोचा, फिर ये तय किया कि 6ठी से 12वीं के स्कूल के हर बच्चे को 6ठी से 8वीं तक 500 रुपये, 200 रुपये, और 9वीं से 12वीं तक 500 रुपये दिए। ओके। और कहा 14,000 बच्चों को जाओ, अपने आपके जो मर्जी आए सेवा करो। अच्छा। हमें कोई कंसर्न नहीं है, बट वो बता दो आपने क्या सेवा करी। 10,000 घरों में सेवा गई। फिर एक कोई व्यक्ति आके मिला हमसे, सेवा भारती के राष्ट्रीय पदाधिकारी। ने कहा, यार ये सेवा तो अच्छी करी यार, लेकिन ये आदत भी गलत है कि केवल पैसे से सेवा हो सकती है। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि फिर वो हमेशा तो उनने बात करते करते उन बच्चों को कहा कि यार एक बात बोलो, अगली बार अगर आपको पैसा मिले तो क्या आप 2 सेवा कर सकते हो, एक पैसे से, एक बिना पैसे से। तो मल्टीप्लाई हो गई। दोबारा पैसे दिए तो डबल सेवा हो गई। ओके। तो एक
कनेक्ट हुआ, उसको जो सुख, सेवा के सुख का जो स्वाद चखने को मिला, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 6-7 हजार बच्चों के जीवन का पहली बार उस सुख का उन्हें अनुभव हुआ, और वो भी कम उम्र में, कि भैया सेवा से क्या सुख मिलता है। अपन कई बार कभी ट्रेन में बहुत टाइट होते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी आ जाता है, कोई महिला आ जाती है, कोई प्रेग्नेंट महिला आ जाती है, सामान्य सी कल्चर के कारण अपन उठ के उसे बैठने की जगह देते हैं। करेक्ट। लेकिन उस समय क्षणिक सुख तो मिलता है। उस सुख का अनुभव बचपन से डे टू डे लाइफ का अनुभव गायब था। करेक्ट। वो एक अवसर मिला, और उनको भी एक नोबल काम में आपका रहा कि नहीं, उनको भी ये महसूस हुआ ना, उनको स्वाद तो उनने चखा सेवा के सुख का। करेक्ट। और वो सुख का स्वाद अब जिंदगी भर उनके साथ चलेगा। 5 दिन पहले एक नई लाइन मुझे सीखने को मिली। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण हमारी भावना या भावावेश में लिया हुआ निर्णय है, या हमारी इंटेलिजेंस है। करेक्ट। दोनों में से अगर एक चीज पे निर्णय हुआ तो गलत हो जाता है। सिर्फ अगर हम हमारे इमोशनल क्वेश्चन पे करेंगे तो भी गलत है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे करेंगे तो भी गलत है। क्योंकि विदाउट भावना के इंटेलिजेंस भी आपको डुबो सकती है, और विदाउट इंटेलिजेंस भावना भी आपको डुबो सकती है। करेक्ट। सर, इस पे आपने मुझे एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट सुनाया था। यू हैव नरेटेड अ वेरी नाइस स्टोरी, जो कि आई एम श्योर मुझे हेल्प कर गई है आज, कि मैंने उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली। तो अगर आप वो बताएंगे तो। वो स्टोरी बहुत सिंपल थी। 5-7 दिन पहले ही एक बहुत बड़े आचार्य के पास बैठा था। उनने एक स्टोरी सुनाई। एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी में 2 लोग ही बैठ सकते हैं, 2 सीट की। 2 सीटर कार है। कुछ देरी पे 3 लोगों ने एक साथ हाथ दिया लिफ्ट मांगने के लिए। एक आदमी बिल्कुल मरणाशरण था, अगर आधे घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचेगा तो वो मर जाएगा। दूसरा आदमी वो था जिसने उसके जीवन को कुछ साल पहले बचाया था, वरना वो खत्म हो जाता। तीसरी एक महिला थी जिससे उसकी 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। तो पूछा उनने कि भैया उस आदमी को क्या करना चाहिए? मेरे भी मुंह से निकला कि सबसे पहले मरणाशरण को पहुंचाना चाहिए। मेरे साथ 2-3 लोग बैठे थे, किसी ने कहा नहीं उसको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहिए क्योंकि उसे उसके साथ जीवन काटना है। तीसरे ने कहा नहीं ये दोनों गलत है, जिसने उसको जीवन का दान दिया, वरना वो मर रहा था तभी तो ये दिन देखने को मिला, उसका करना था। तो आचार्य ने कहा तीनों गलत। तो सबने सोचा, तो आचार्य जी ने उत्तर दिया कि वो आदमी उतर गया जो खुद गाड़ी चला रहा था। जिसने बचाया उसको गाड़ी की चाबी दी, और जो मर रहा था उसको गाड़ी में बिठवा दिया, और अपनी गर्लफ्रेंड को लेके थोड़ा वॉक करते हैं, जब तक कोई दूसरा आएगा वो हमें लिफ्ट देके पहुंचा देगा। नाउ दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल एंड इमोशनल थिंकिंग। दैट्स व्हाट द लाइफ इज। और हमारे यहाँ से या तो इमोशन गायब हो रहा है या लॉजिक गायब हो रहा है। यार, हमने काफ़ी सारी चीज़ों को टच पॉइंट किया। अब मैं एक आपके लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, दिल्ली में आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में हमने बात की, आपकी तमाम चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन आपके जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था आपका पॉलिटिक्स में आना, वो कैसे चालू हुआ? क्या उससे पीछे एक्सपीरियंस था? क्या मोटो था आने का, और कैसे सब स्टार्टिंग हुई? देखिए, किसी भी संस्कारित परिवार के सामान्यतः जब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है और कमाने सीख जाता है अपने व्यापार से इंडिपेंडेंट, तो राजनीति में आने की रुचि उसकी खत्म सी रहती है। हमारे भी परिवार में किसी की भी राजनीति में आने की कोई रुचि नहीं थी।
ओके। मैं 72 में दिल्ली में शिफ्ट हुआ। 99 में पिताजी के स्वर्गवास के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो नीमच में आए तो उनने मुझे नीमच में बुलाया। ओके। कई लोगों के बीच में उनने पार्टी ज्वाइन करने का आग्रह किया। मेरी मानसिकता नहीं थी, मना करा, लेकिन बाद में उनने और उनके कुछ हम लोगों के ऐसे कई कॉमन चुके उठना बैठना था, तो मित्रों से मित्रता थी, तो सबके आग्रह पे कि चलो कुछ देर पिताजी से जुड़े हुए लोगों को कहीं उन परिवारों को तकलीफ ना हो और उन परिवारों की आग्रह को टाल नहीं पाए। करेक्ट। और हमने राजनीति ज्वाइन की। ओके। ज्वाइन करी तब भी ये सोचा कि भैया ठीक है 5-7 साल एक बार नई लीडरशिप हम डेवलप करके हो जाए। जितने चैलेंज आते गए उतनी राजनीतिक दाव पेच सीखते गए और राजनीति सीखते गए। ओके। और हर चैलेंज को, आपको मैंने पहले भी कहा, अपॉर्चुनिटी माना। अपॉर्चुनिटी माना तो रास्ते और खुलते गए और खुलते गए। जो लोगों का स्नेह, प्रेम और विश्वास मिला, उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। करेक्ट। तो फिर आपने वो कंटिन्यू हो गया। तो 2003 का जो चुनाव है, अब आपने जैसे कहा कि आपको अटल जी ने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, आप सक्रिय मेंबर बनिए और आप चुनाव के लिए तैयारी कीजिए। उन्होंने चुनाव की तैयारी नहीं कहा, राजनीति ज्वाइन करने की कहा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो 99 में मैं कार्य समिति का सदस्य बन गया भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद उमा जी 2003 में जब निकली, उनके लीडरशिप पे शुरू हुआ, तो उनने चुनाव का आग्रह किया, तब चुनाव में आए। वरना पिताजी की कार्यकर्ताओं के जो उनसे जुड़े हुए परिवार थे, उनका आग्रह था कि आप राजनीति में रहेंगे तो हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। वरना विरोधी पार्टी आप जानते ही है, हर जगह छोटी मोटी गुटबाजियां होती है। तो इसलिए राजनीति ज्वाइन की और 2003 से इलेक्ट्रल राजनीति का हिस्सा बन गए। ओके। तो सर पहला चुनाव जो था वो आपने उसमें ग्राउंड वर्क में ज़्यादा ध्यान दिया या उसके बाद में जो ग्राउंड वर्क था आपका वहाँ पर? पहले चुनाव में मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं सिर्फ नमस्ते ओके। बिकॉज से आगे कोई चर्चा नहीं थी, मेरे को विरासत ने जिताया। तीसरे चुनाव से मेरे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी। ओके। क्योंकि इतना बड़ा 350 गांव, विरासत में यही नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि सामने तो हर व्यक्ति कहता है कि हम तो आपके विरासत के हिस्सा हैं। करेक्ट। तो टू असेस, टू सिलेक्ट एंड टू गिव द रिक्वायर्ड थिंग, जब उनको रिक्वायर्ड चीजें मिली तो उनका विश्वास बढ़ा, तब हमारा आत्मीयता का, व्यक्तिगत आत्मीयता का काम शुरू हुआ। तो तीसरे चुनाव की शुरुआत में, दूसरे चुनाव के बाद आत्मीयता शुरू हुई। आत्मीयता से अगर उस वर्ड को अगर थोड़ा इजी किया जाए तो? आत्मीयता मतलब व्यक्तिगत संबंध शुरू हुए परिवारों से। पहले परिवारों के संबंध से जी रहे थे, फिर हम व्यक्तिगत संबंध से जीना शुरू किया। वी कैन इजीली उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं कि पहले 2 चुनाव जो थे वो आपके नाम के ऊपर थे, सरनेम के ऊपर थे, और बाकी फिर वो आपके पर्सनली कि आपने टच जाके किया, फैमिलीज को, प्रॉब्लम को समझा और फिर वहाँ से जाके जर्नी और ज़्यादा अच्छी। क्योंकि पहले 2 चुनाव का काम भी वही था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 2003 ओवर हियर। या करेक्ट। 2004 का अगर मेरा पहला विधानसभा का भाषण था तो वो बिजली पे था। फिर बिजली के कई दृष्टिकोण जो समय समय पे पूरे हुए। करेक्ट। 2006 में हमने नर्मदा के पानी को लेके मैंने सब विषय उठाए जो सन 80-78 के फैसले थे। तो वो शिवराज जी ने समझकर, उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत तेजी से उनको किया। तो आज मध्य प्रदेश 8 लाख हेक्टेयर से 50-60 लाख हेक्टेयर तक इरिगेटेड लैंड में पहुंचा। करेक्ट। तो इट इज ए टीम वर्क। आइडिया किसने, प्लान किसने बनाया, याद किसने दिलाया और एग्जीक्यूट किसने किया। करेक्ट। सर आपने जैसे ये बताया कि आपको तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, आपको बताया गया,
व्हाट अबाउट योर फैमिली, लाइक इमीडिएट फैमिली? परिवार पसंद नहीं करती, ओके, अभी भी नहीं, मतलब आपके आप दे आर नॉट हैप्पी विद। करेक्ट। सो व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन, आर दे इनटू पॉलिटिक्स और व्हाट दे आर? नो, बोथ आर इंडिपेंडेंट। मेरा बेटा नोएडा में ऑफिस है, वो अपना काम नोएडा में कर रहा है, उसने अपने नए बिजनेस इंटरेस्ट खड़े करे हैं। मेरी बिटिया बर्लिन में है, पहले फैशन डिज़ाइनर थी, फिर बुक राइटर बनी, बीच में टीचिंग एजुकेशन, टीचिंग ऑफ डिफरेंट स्किल सेट, उसकी क्लासें लेने लगी। उसके बाद कुछ समय डिप्लोमेट बन गई, फिर उसने नावल लिखना शुरू कर दिया, 3-4 नावल। शी बिकम ऑथर, वर्ल्ड के टॉप 10 यंग राइटर में से एक राइटर में उसका नाम आने लगा। बुक रिलीज होती है तो, और अभी उसकी बुक पे शायद एक कोई फिल्म भी बन रही है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो सर बुक्स का जैसे आपने बताया कि आपके चिल्ड्रन को भी शौक है, व्हाट अबाउट यू? आपने कंट्रीज ट्रैवल करी, आपको भी बुक्स का शौक है? नहीं, मेरे को लिखने का शौक नहीं है। नहीं, मुझे पढ़ने का भी कम शौक है, मुझे समझने का शौक है और समझाने का शौक है। ओके, तो आपके अगर मैंने अभी लिखना शुरू नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ, 18 साल की उम्र से मेरे साथ सहयोगी, चाहे कंपनी चलाता था तो भी पीए थे, डायरेक्ट हमारे पास तक सीमित फिल्टर होके लोग आते थे, जो बोलते थे वो मटेरियल रेडी करके ले आते थे, तो खुद पढ़ने लिखने का शौक नहीं पाला। ओके, करेक्ट। तो सर अगर पर्सनली अगर हम देखें, अगर बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप, आपके लाइकिंग्स या आपकी पर्सनल कुछ प्रेफरेंसेस रही हो, चाहे वो फूड को लेके हो कि आपने इतना ट्रैवल किया तो आपको फूड का शौक है, या फिर आपकी कुछ पर्सनल लाइकिंग्स कि यार मुझे ये चीज़ वहाँ की अच्छी लगी थी, फिर चाहे वो इंडिया की हो चाहे? देखिए, जब 17 वर्ष की उम्र में आप पे इकोनॉमिक लोड बढ़ जाता है तो आपके शौक खत्म हो जाते हैं। ओके। फिर आप हमेशा लाइफ को आउटपुट ओरिएंटेशन, नीड बेस्ड टारगेट पे जीना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी लाइफ में ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, मैंने बोला ना लिखने के बजाय ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी के बारे में अपने आप को अपडेट थोड़ा बहुत करके रखना, और वो चीज़ कहीं पे भी हो तो काम आगे फॉरवर्ड करना। MSME साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री भी रहा तो वही मेरा ज्ञान मेरे काम आया। ओके, करेक्ट। ठीक है, लाइफ में हर व्यक्ति को जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ ज्ञान लेने मेरे पास आता है तो उसे ज्ञान दे के मुझे खुशी मिलती है। ओके। मेरा शौक ये नहीं कि मैं स्पोर्ट्स में, मैं तो जब यहाँ MLA बन गया था तो पहली बार क्रिकेट मैच देखने जब जाता था तो बोलता था यार एक टीम का एक सदस्य, 2 सदस्य, दूसरे के कैसे कंपटीशन होगा। ये भी बाद में यहाँ MLA बनने के बाद समझा। ओके। क्योंकि हमने तो जीवन को टारगेट ओरिएंटेड लाइफ में अपने टारगेट से शिफ्टिंग नहीं सीखा। जब तक मैं व्यापार था तो राजनीति की तरफ नहीं झांका। दुनिया भर के नेताओं से मेरे हर सैटरडे संडे में से किसी एक सैटरडे संडे किसी भी नेता के साथ अच्छे होटल में डिनर करना एज प्रोफेशनल अपडेशन नॉलेज के लिए सीखा। ओके। कुछ लोग उसे शौक मानते हैं या दिखावा मानते हैं, लेकिन कोई भी आदमी जब खाना खाने अच्छी एनवायरनमेंट में मुझसे बड़ा आदमी मेरे साथ बैठेगा तो मुझे कुछ ज्ञान देगा। करेक्ट। मैंने वो ज्ञान लिया। फिर 1-2 बार ऐसा अनुभव आया, किसी ने कहा कि यार किसी से ज्ञान कैसे लिया जाए जबरदस्ती, खाने पे नहीं आए तो फिर बहुत बड़ा आदमी हो तो ये ध्यान रखना सीखा कि वो किस दिन किस फ्लाइट से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। और एक आदमी से समन्वय करके उसके साथ वाली सीट ब्लॉक कर ली उसी फ्लाइट में। अब 4-5 हज़ार रुपये में 1 घंटे का ज्ञान, 2 घंटे का ज्ञान मिलता है तो बहुत सस्ता ज्ञान है। करेक्ट। और उसमें आपके लाइफ लर्निंग काफ़ी सारी मिल जाती है। नहीं, पूरी लर्निंग मेरी वही है, पूरा अनुभव मेरा वही है।
मेरा अनुभव और किसी पे नहीं है। ज्ञान प्रैक्टिकल घूम घूम के पाया और बात भी उसी तरीके से रही। करेक्ट सर, आपने जैसे कहा कि आपको इतनी पर्सनैलिटी से मिले आप, आई एम श्योर वो पॉलिटिक्स से भी होंगे, कुछ ऐसे भी फील्ड से होंगे जो रिनॉन है, आपको उनका कोई नाम या ऐसा कोई व्यक्तित्व याद हो? आई एम श्योर बहुत सारे होंगे। देखिए, मैं सभी वर्ग के आचार्यों से मिलता हूँ, सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्टों से मिलता हूँ, सभी टॉप टेक्नोक्रेट से मिलता हूँ, साइंटिस्ट से मिलता हूँ, सबके अलग अलग विषय पे। शास्त्रों के आचार्यों से बात करता हूँ तो जीवन के उद्देश्य को समझता हूँ। संतों से बात होते होते ये चीज़ें सीखी। जीवन में हर पल का उपयोग कैसे करना ये सीखा। करेक्ट। क्योंकि हर व्यक्ति को सीमित सांसें मिली है, सीमित समय मिला है। उस समय में से हम मैक्सिमम इस जीवन से आउटपुट कैसे निकालें। करेक्ट सर, अगर हम लोग एक बात करें कि अभी की आपकी ओवरऑल पॉलिटिक्स जर्नी की, कि जो अभी आई वुड से कि 20-25 ईयर्स इज़ अ गुड टाइम, तो आपने ऐसे क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं? क्योंकि आई एम श्योर आपने 350 गांव के बारे में कहा, तो 350 गांव का पहले तो संरक्षण करना, उसके बाद उसका डेवलपमेंट करना, तो ऐसी क्या चीज़ें 20 से 25 साल की जर्नी में? देखिए, एक लाइन में अगर आप समझे, मैं जिस जगह से आया वो 5वें मंजिल का फ्लोर था। गांव पूरा ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक का था। ओके। मुझे ये तय करना था कि मैं नीचे आऊं या उनको ऊपर ले जाऊं। तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में इस क्षेत्र की प्लानिंग डे 1 से नेशनल लेवल के ऊपर करी। चाहे बिजली की करी, चाहे शिक्षा की करी, चाहे स्वास्थ्य की करी, चाहे लर्निंग की करी, चाहे भविष्य की करी। और उसी हिसाब से अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग तरीके से सोचा। वो आजकल 2 वाक्य चल रहे हैं कि भैया नई आने वाली पीढ़ी के साथ, तो मैंने पूरा आंगनवाड़ी से फॉलो द इंस्ट्रक्शन की जगह अप्लाई द माइंड पे शुरू करा। मैंने सभी मेरे एरिया की 350 आंगनवाड़ियाँ बदल दी। जब 350 आंगनवाड़ियाँ बदल दी तो नई पीढ़ी की समझ में आई कि भैया उन्हें किस टाइप का, क्योंकि मोदी जी ने साफ कहा हमें आत्मनिर्भर भारत 2047 में डिक्लेयर करवाना है। ओके। तो 45 तक हमें सब नॉर्म्स पूरे करने हैं। 45 का मतलब अब जो जन्म ले रही है जेन अल्फा, जो अब हो गए। हाँ अभी, तो उसके लिए आंगनवाड़ी से लेके प्राइमरी स्कूल को फोकस किया। अगर मैं दूसरे वर्ग की बात करूं स्कूल वाले में, तो एआई, डिजिटलाइजेशन, लैपटॉप बांटना, दुनिया की टेक्नोलॉजी से अपडेट करना, स्कूलों को अपडेट करना, इंटरनेशनल ट्रेवल करवाना, उन्हें इंटरनेशनल घुमाना, ताकि दुनिया से अपने आप को कंपेयर करे। तो वो सब तैयारी करी। तो लोग राजनीति में दूरियां पैदा करने में माहिर होते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनको कोई अचीवमेंट लाके नहीं देना है, उनके पास खूब समय है एक दूसरे को भिड़ाने का, वो भिड़ाते रहते हैं। करेक्ट। और हमारा काम है बहुत सिंपल कि 1-1 मिनट का उपयोग करके किसी लाइन को कैसे हाईएस्ट लेवल पे ले जाना। तो अंतर है दोनों के काम में। हम सिर्फ क्रिएटिव करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव करेंगे, तो ये तो दुनिया ऐसे ही चलेगी। करेक्ट। तो सर, अगर इफ समवन वांट्स टू बी अ पॉलिटिशियन नाउ, क्योंकि अब तो कंपटीशन है, एक सिंपल सी एक हैबिट, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी लोग देख रहे होंगे, इनफैक्ट मुझे कभी ऐसा शौक नहीं रहा पॉलिटिक्स में आने का, बट अगर कोई ऐसे लोग हों जो आना चाहते हैं, जो यूथ है, क्योंकि यूथ के पास ऑप्शंस बहुत है, पर पॉलिटिक्स एक ऐसा करियर पाथ है। देखिए यूथ, हर आदमी को अपना सेटिस्फेक्शन किस काम में सबसे ज़्यादा मिलता है वो ढूंढना चाहिए, सबसे पहले सर्च आउट करना। और फिर अगर राजनीति में आना है तो राजनीति तो एक ही चीज़ से शुरू होगी कि कितनी
ऑड समय में आप किस किस की मदद करते हो, अपना समय, अपना पैसा, अपने परिवार का हक छीन कर किसी और को देने में। ओके, तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है दैट यू कैन गिव योर प्लेट टू समवन एल्स, देन यू स्टेप इनटू पॉलिटिक्स, अदरवाइज इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग गेम, इट विल टेक टाइम। क्योंकि 90% लोग उतनी लंबी यात्रा का पेशेंस नहीं रख पाते। नई पीढ़ी को आज का आज हर चीज चाहिए, चाहे वो जेन जी हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे जेन अल्फा हो, we want कोई भी everything हो, right now. उसे बिल्कुल आज की चीज आज चाहिए। वो कल पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जिनने बिना किसी रिटर्न के लिए समर्पण किया। अभी बैलेंस करना पड़ता है कि आप आपके सक्षमता या कहीं से भी सपोर्ट या परिवार में दूसरे अर्निंग मेंबर हो तब अपने आप को सेवा के बाद। आज जो बच्चे आ रहे हैं कई बार राजनीति को ग्लैमर से आकर्षित होके आ रहे हैं। Correct. कि भैया वो 2 दिन में ये बन गया, मैं ये कर लूंगा, मैं ये ठेके में कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। और मैं उन सबको एंटरप्रेन्योर की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूँ कि तुम अपना जायज़, देयर आर सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज। और मुझे खुशी होती है किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनाने में, क्योंकि किसी न किसी ने मुझे भी गाइड किया होगा तो मैं आज यहाँ तक आया। तो मैं तो अपना कर्जा उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बनिया हूँ और इतना समझता हूँ कि किसी का कर्जा अपने माथे रख के नहीं मरना चाहता। करेक्ट, वाओ, दैट्स अमेजिंग। कोई ऐसा थॉट, ऐसा क्लोजिंग थॉट जो चाहे पेरेंट्स के लिए हो, चाहे यूथ के लिए हो, हर किसी के लिए हो, कि अगर ये चीज़ आप अपना लोगे, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे हमारे फ्लो टॉक? बिल्कुल स्पष्ट सोचे, चाहे जो भी हो, आप अपनी जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली ऐसी फील्ड से जुड़ो, ऐसी फील्ड में आगे बढ़ो, ऐसी फील्ड में अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जाने के लिए प्रोग्रेसिव करो। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारा पैटर्न ऐसा बना दिया था, हमको ऐसा कल्चर देके चले गए कि उन्हें चाहिए थे केवल स्लेव, मानसिक। तो हमारी एजुकेशन का पैटर्न भी अभी ज़्यादा जाता, एक सीमित संख्या से ज़्यादा लोग अप्लाई द माइंड पे नहीं तैयार कर पा रहा था, क्योंकि पैटर्न वो था, कल्चर वो था। अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं पिछले 10 वर्षों में कि जहाँ हम अपने माइंड को अप्लाई करके ग्रो करना चाहते हैं, ना कि फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और अंग्रेजों को स्लेव चाहिए थे तो उन्होंने ऐसा पैटर्न बदला, वरना हमारे गुरुकुल में वो पैटर्न नहीं था। गुरुकुल में जीवन जीने की कला सिखाते थे, बाद में ज्ञान मिलता था। तो उसी लिए ये सब एक्सरसाइज होती है। आपने काफ़ी विषयों को टच किया। करेक्ट। हम आने वाले समय के नए चैलेंज को ध्यान में रखते हुए कई नए इनोवेशन कर रहे हैं। समय समय पर बात करते समय और कभी चर्चा करेंगे। करेक्ट सर, वी वुड लव टू हैव अनदर एपिसोड विथ यू, बट नेक्स्ट टाइम हम नए और चीज़ों के साथ आएंगे। सर, एक आप छोटा सा अगर हमारे ऑडियंस को कह देंगे, जस्ट सब्सक्राइब टू ब्रो टॉक्स, सो हमारा चैनल आपके थ्रू भी ग्रो करेगा एंड आई एम श्योर हम काफ़ी लोग इंस्पायर करेंगे। देखिए, मेरा सभी दर्शकों से, सुनने वालों से आग्रह है, कोई भी अच्छी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपका ज्ञान विवर्धन होगा। नए नए दृष्टिकोण आते हैं। संघ में एक बात कही जाती है आरएसएस में कि संयुक्त निर्णय बैठक करके जिसमें सभी डायमेंशन की बातें आ जाए, फिर जो निर्णय लिया जाता है वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मैं अगर अभी आपको देख रहा हूँ तो आपके सामने से देख रहा हूँ, ये सज्जन आपको देख रहे हैं तो आपकी एक साइड से देख रहे हैं, कोई पीछे से देख रहा है तो वो अलग डायरेक्शन में। एक ही चीज़ को एक ही समय हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है। वो दृष्टिकोण 100% एक्यूरेट हो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि चार दृष्टिकोण से बताएंगे। इसलिए हमेशा ऐसी बातें सुनना चाहिए। एक अच्छी चैनल है, उसको मिल के आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आपके पास कई नए दृष्टिकोण आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी देर सुना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।